चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस मॉड्यूल में हम क्या देखेंगे? अब हम कर्नल रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। हम ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग लीनियर रिग्रेशन में कहाँ दिखाई देती है उसको समझेंगे। बायस और वेरिएंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके साथ मशीन लर्निंग में कुछ जो बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो हमें एक एमएल मॉडल को ट्रेन करते समय ध्यान में रखनी चाहिए, आज हम उन सभी को समझेंगे। तो सबसे पहले कर्नल रिग्रेशन क्या है? तो सपोज़ करिए अभी तक हमने कहा कि हमारे पास कुछ डेटा था कि सपोज़ करें हमारे पास इस तरीके से डेटा था। ये हमारा आउटपुट वेरिएबल था, ये हमारा एक्स वेरिएबल था और हमारे पास कुछ इस तरीके से डेटा का स्कैटर प्लॉट था। तो हमने क्या किया कि हमने हो सकता है इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन हमने उसमें फिट कर दी। लेकिन अगर हमारा डेटा इस तरीके से क्लाउड जो है, ऐसा नहीं लगता कि डेटा क्लाउड ऐसा है जिसमें कि एक सिंगल लीनियर लाइन हम फिट कर सकें, तो हम क्या करेंगे? तो हम कह रहे हैं कि सपोज़ करिए आपका डेटा नॉन लीनियर जैसा दिखता है। तो जिस तरह की आपको यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है कि y और x में ये हमारे डेटा पॉइंट्स हैं ब्लैक कलर के, जो कि एक तरीके से अब इसमें मैं कोई भी लीनियर लाइन फिट करूँ, अगर मैं ये वाली लाइन लीनियर फिट करती हूँ तो फिर हमारा ये वाले डेटा पॉइंट्स हमारे रह जाते हैं। सो नाउ इट लुक्स लाइक दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन फिटिंग द डेटा टू अ लीनियर लाइन। तो अब हम क्या करेंगे? तो हम ये कहते हैं कि अब हम जो हमारा फीचर है उस पर हम एक नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं कर्नल मेथड। तो अब हम क्या कहेंगे कि हमारे टोटल पैरामीटर्स कितने थे? हमारा xi एक yi के करस्पॉन्डिंग एक डेटा सैंपल में जो फीचर वेक्टर था वो हमारा xi था और इसका हम कह रहे थे लेंथ थी हमारी p क्रॉस 1। तो हमारा डेटा है रियल लाइन में, रियल नंबर्स हैं, उसकी डायमेंशन है p और अब हम उसको मैप कर देंगे k पर, जो कि k हमारा सपोज करिए आपका k ग्रेटर देन p है। तो इसको ये अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं पॉलिनोमियल फिटिंग का। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, हम फाई को लेंगे, हर xi पे लगाएंगे और उसको मैप कर देंगे। तो इंस्टेड ऑफ xi अब हम फिटिंग जो करेंगे वो हम करेंगे फाई xi पर। तो अब देखते हैं, तो हमने फाई को लगाया, सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल फिटिंग करी। तो पॉलिनोमियल फिटिंग में हमने क्या किया कि हमने xi लिया, उसको बना दिया 1 xi स्क्वायर, इस तरीके से हमने। तो सपोज़ करिए कि आपका ये 1 xi था पहले, अब हमने इनिशियली ये 1 और xi था, अब हमने उसका बना दिया 1 xi स्क्वायर और इस तरीके से करके p हमारा 2 था और ये हमने k वेक्टर का लेंथ का वेक्टर हमने बना दिया। तो अब सोल्यूशन क्या होगा? अब हमारा जो डेटा वेक्टर है वो एक तरीके से ये हो गया है। अब हमारा सोल्यूशन अब भी वही रहेगा। हम क्या करेंगे? पहले हम एक मैट्रिक्स भरेंगे। तो मैट्रिक्स क्या होगा? फाई ट्रांसपोज एक्स, वो फाई ट्रांसपोज एक्स होगा और फाई एक्स लेंगे और उसका फिर एक्स ट्रांसपोज एक्स की जगह फाई ट्रांसपोज एक्स और फाई एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा एक मैट्रिक्स होगा मल्टीप्लाइड बाय थीटा और राइट साइड पे होगा फाई ट्रांसपोज एक्स वाई। तो अब भी हमारा सोल्यूशन उसी तरीके से निकलेगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ xi अब हम डील कर रहे हैं फाई xi को। और ये भी एक वेक्टर ही है, ये भी वेक्टर था और ये भी वेक्टर है। ये p क्रॉस 1 का वेक्टर था और ये k क्रॉस 1 का वेक्टर है। तो अब आपके पैरामीटर्स जो आ रहे हैं वो करस्पॉन्डिंग टू दिस आ रहे हैं। तो आपके अब k पैरामीटर्स निकल के आ रहे हैं, लेकिन अब आपने फॉर्मेट चेंज कर दिया है। तो जैसे पॉलिनोमियल हुआ तो इसमें कई तरह के आप कर्नल्स को ले सकते हैं, जिनमें रेडियल बेसिस फंक्शन गॉसियन कर्नल को कैप्चर करता है, स्प्लाइंस वगैरह हम डिफरेंट कर्नल्स को देख सकते हैं। अब हम इसमें समझते हैं कि अगर इस तरह का डेटा क्लाउड हुआ तो और हम उसमें पॉलिनोमियल फिटिंग करें तो हम किस तरह के रिजल्ट्स देखेंगे। तो सपोज़ करिए कि आपका ये डेटा क्लाउड है और इनिशियली आप ये कहते हैं कि मैंने फिटिंग किया, लेकिन मेरा फिटिंग करते समय जो मेरा xi जो मेरा डेटा वेक्टर है वो डेटा वेक्टर मेरा सिर्फ एक कांस्टेंट 1 है। तो मेरा जो xi का वेक्टर है वो सिर्फ 1 क्रॉस 1 की सिंगल वैल्यू है।
तो आपने कहा और अब इस तरीके से लिया तो इसका मतलब है एक कांस्टेंट आपकी बात कर रहे हैं, एक सिर्फ एक थीटा 0 है, तो आपने इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन फिट कर दी। स्ट्रेट लाइन फिट करेंगे एरर बहुत ज़्यादा जाएगी, तो अब हम इसको कहते हैं अंडर फिटिंग किया हमने डेटा के साथ पूरी तरह से डेटा को फिट नहीं किया। अब हम लेते हैं दूसरा। सपोज़ करिए कि अब हमने कहा नहीं ये केस 1 था, केस हमने 2 लिया, हमने कहा अब xi हमने ले लिया 1 और xi सिंगल वैल्यू, ये हमने वेक्टर बना दिया अब xi का। तो अब क्या हुआ कि अब आपका थीटा 0 इसके साथ है, थीटा 0 बायस टर्म, और इसके साथ क्या है थीटा 1, तो अब आपके स्लोप भी आ गया। तो इसका मतलब हो सकता है अब आपने कुछ इस तरीके से लाइन फिट कर दी, लेकिन अभी भी आपके काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स रह गए। तो ये भी हमारे ये दोनों केसेस हम कहेंगे अंडर फिटिंग के केसेस हैं, क्योंकि हम डेटा को प्रॉपरली फिट नहीं कर पाए हैं। काफ़ी सारा डेटा हमारा छूट गया है और मॉडल जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो वो डेटा को पकड़ नहीं पा रहा। अब एक एक्चुअल सिनेरियो क्या हो सकता है? एक्चुअल सिनेरियो ये हो सकता है कि आपका पॉलिनोमियल का कुछ डिग्री ज़्यादा हो और आप उसको लें। अब मैं एक तीसरे कलर से दिखाती हूँ। तो सपोज़ करिए आपने कहा कि मेरा थर्ड केस क्या है कि मेरा जो xi वेक्टर है वो है 1 xi स्क्वायर ऐसे करके xi k तक। और अब की बार कुछ हमारा जो फिटिंग हुई, वो जो कर्व की फिटिंग हुई, कुछ इस तरीके से हमारी कर्व की फिटिंग हो गई। बहुत बढ़िया। एरर इस समय हो सकता है हमारी बहुत ही कम गई हो। तो k का ऑर्डर इस तरीके से है कि वो डेटा को पिक करे ले रहा है, लेकिन फिर भी कुछ डेटा सैंपल जो हैं, अगर आप ये वाला डेटा सैंपल देखें, ये डेटा सैंपल देखें, ये डेटा सैंपल देखें, थोड़े से ऑफ हैं। अब आपने कहा कि नहीं, आपने चौथा केस लिया और चौथे केस में आपने क्या किया, अब की बार आपने बहुत ही ज़्यादा फिटिंग करी और चौथे केस में आपने xi को क्या लिया, वेक्टर को लिया 1 xi स्क्वायर करते चले गए और xi लेट अस से l लिया, वेयर l इज़ मच ग्रेटर देन k। और अब की बार आपने क्या किया, आपने इस तरीके से फिट करते हुए ले गए आप अपने डेटा को इस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं ओवरफिटिंग। लेकिन ये ओवरफिटिंग हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हो सकता है कि ये वाला जो डेटा पॉइंट था, ये हो सकता है आउटलायर रहा हो, स्लाइटली इसमें एरर ज़्यादा थी और ये आउटलायर था। तो जब हमने इसको एक्चुअली फिट करने की कोशिश किया तो हमने अपने कर्व को डिस्टॉर्ट कर दिया। तो हो सकता है कि हमारे काफ़ी सारे पॉइंट्स इसी कर्व पे लाई होने थे, लेकिन इस ओवरफिटिंग के कारण अब क्या होगा, जब हम टेस्ट पे प्रेडिक्शन लेंगे तो हमारी टेस्ट पे प्रेडिक्शन शायद खराब हो जाए। तो इसलिए हम अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग का ध्यान रखते हैं। हम बहुत ज़्यादा डेटा को फिट भी नहीं करना, ट्रेनिंग डेटा पे बहुत ज़्यादा कर्व को फिट भी नहीं करते हैं, लेकिन हम इस तरह का अंडर फिटिंग का केस भी नहीं रखते हैं जिसमें कि काफ़ी सारा डेटा हमारा कैप्चर ही ना हो। तो ये हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि डेटा में कई बार आउटलायर्स भी आ जाती हैं। आउटलायर्स का मतलब है कि एक सैंपल वैल्यू जो कहीं बहुत ही ज़्यादा ऑफ है। हो सकता है कि हमारी कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर भी रही होती और जब हमने फिट किया तो हम इस तरीके से भी लिख के हुए जा सकते थे। तो वो हमारा हो सकता है बिल्कुल ही डेटा के जो फिटिंग हुई, जो मॉडल ने सीखा, वो बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया और जब हम टेस्ट डेटा पे चेक करेंगे तो वो हमारा एरर थ्रो करने लगेगा। तो हमें ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग का ध्यान रखना चाहिए। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने ये देखा था कि हमने अपना रेगुलराइज्ड रिग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट देखा। तो उसमें हमने क्या किया, हमने कहा हमारा जो लॉस है वो है हमारा yi माइनस xi ट्रांसपोज थीटा होल स्क्वायर प्लस लेमडा थीटा ट्रांसपोज थीटा। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि ये जो है हमारा, इस टर्म को हम मिनिमाइज कर रहे हैं ओवर थीटा लॉस। तो अब क्या है, अगर तो अब हम इस रेगुलराइजेशन के कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं
कि अगर हमें लगता है कि हमारा पॉलिनोमियल का ऑर्डर बहुत ज़्यादा हमने चूज़ कर लिया है, तो हम ये लैम्ब्डा का अगर वेटेज हम बढ़ा देंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो इस टर्म को वेट्स को ज़्यादा देखने लगेगा और डेटा की फिटिंग पे डेटा पे स्मूदन हो जाएगा, क्योंकि वो डेटा को कम देख रहा है। इसको मिनिमाइज़ करते हुए कॉस्ट फंक्शन को जब मिनिमाइज़ करते हैं और अगर लैम्ब्डा ज़्यादा है तो हम इस टर्म पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये तो मिनिमाइज़ ज़रूरी होना चाहिए, इसका मिनिमाइज़ होना बहुत ज़रूरी है, तो आप इस पे फोकस आपका फर्स्ट टर्म पे आपका फोकस कम हो जाता है, जबकि फर्स्ट टर्म में आपके डेटा पॉइंट्स है। तो ये आपकी स्मूदिंग का काम करता है। तो जो कर्व होता है वो आपका बहुत किंकी ना बन के हर डेटा पॉइंट पे फिट ना होने की बजाय थोड़ा सा स्मूदन हो जाता है। इसलिए कई बार जब ओवर फिटिंग होती है, तो ओवर फिटिंग को रोकने के लिए हम कई बार क्या करते हैं, हम रेगुलराइजेशन टर्म को भी ऐड कर देते हैं। तो हम एक तरीके से हम अपने कर्व को फिट भी करना चाहते हैं। हो सकता है हम पॉलिनोमियल का ऑर्डर बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप साइकिट-लर्न के उसमें देखेंगे कि आप कोई भी पॉलिनोमियल का ऑर्डर चूज़ कर सकते हैं। हो सकता है आप पॉलिनोमियल का ऑर्डर बढ़ाते जा रहे हैं और कह रहे हैं बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छे से फिट हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो ओवर फिटिंग हो रही हो, और ओवर फिटिंग को रोकने के लिए भी आप रेगुलराइजेशन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तब भी आपको ये जो लैम्ब्डा जो हाइपर पैरामीटर है, ये आपको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। अब एक और तरीके का कर्नल रिग्रेशन होता है, जिसको हम कहते हैं रेडियल बेसिस फंक्शन बेस्ड कर्नल रिग्रेशन। तो इसमें कैसे है कि इसका फिर एग्जांपल देखते हैं कि सपोज़ करिए आपका डेटा का क्लाउड कुछ इस तरीके से था। अब हम थोड़ा सा डेटा क्लाउड बनाते हैं। तो हमारा डेटा का क्लाउड है, सपोज़ करिए इस तरह के हमारे कुछ पॉइंट स्कैटर्ड हैं। इस तरीके से हमारे कुछ पॉइंट स्कैटर्ड हैं, लेकिन अब कुछ अलग ही तरीके का डेटा क्लाउड हमें दिख रहा है। इस समय भी हम लीनियरली एक लाइन तो इस पे डेटा पे फिट नहीं कर पाएंगे। तो अब हम करते हैं रेडियल बेसिस फंक्शन बेस्ड लीनियर रिग्रेशन। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि हम कहेंगे हम गॉसियन कर्व फिट करते हैं इस तरीके से। तो अब हम बनाएंगे, अब हम कहेंगे, और ये क्या है, इसका मीन ये है, इसका मीन μ2 है, इसका मीन है μ3। ये आप कह रहे हैं ये x था, ये आपका y था। तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि y को हम किस तरीके से मॉडल करना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं y इज़ एक्चुअली नथिंग बट φ ऑफ φ1 ऑफ x। ये कर्व जो है पहला, ये φ1 है, ये हमारा φ2 कर्नल मैपिंग, ये φ3। ठीक, φ1x θ1 प्लस φ2x θ2 प्लस φ3x θ3 प्लस एरर। तो ये आपकी रिग्रेशन की इक्वेशन बन गई। अभी भी ये लीनियर रिग्रेशन है, क्यों? क्योंकि ये पैरामीटर्स में तो लीनियर इक्वेशन है। हाँ, आपकी φ1 जो मैपिंग है वो नॉन लीनियर है और उसने नॉन लीनियरिटी ऑफ द डेटा को कैप्चर कर लिया है। ठीक, अब हमारा φ1 क्या होगा, φ1x ये गॉसियन कर्व है, तो ये क्या होगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा उसका कर्व का स्प्रेड बताता है, e⁻⁻x माइनस μ1 होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। सपोज करिए कि आपके तीनों ही जो कर्व हैं उनका स्प्रेड बराबर था, तो तीनों का ही ये जो पैरामीटर है सिग्मा पैरामीटर, ये सबका तीनों का सेम था, μ2 होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। और φ3x क्या है हमारा, ये है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर e⁻⁻x माइनस μ3 होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। तो अब आप क्या कह रहे हैं, आपका कोई एक डेटा पॉइंट आया, क्योंकि ये तो आप ट्रेनिंग डेटा पे आप फिट करेंगे, तो आपका एक डेटा पॉइंट आया। तो सपोज़ करिए ये आपका डेटा पॉइंट था x1, इसके करस्पॉन्डिंग ये आपका यहाँ पर ये पॉइंट था, ये पॉइंट था आपका x, इसके करस्पॉन्डिंग ये आपका y था। तो आपके पास ये y1 और x1 का पेयर था। अब आपको प्रिडिक्ट करना है, तो आपको क्या निकालने हैं, θ1 θ2 θ3। तो आपके पास क्या होगा, ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा में आपके पास क्या होगा, y1 उसके करस्पॉन्डिंग x1, y2 करस्पॉन्डिंग x2 एंड सो ऑन yn
करस्पॉन्डिंग xn। ये आपका ट्रेनिंग डेटा है और इसको यूज़ करते हुए आपको निकालना क्या है, टू डिटरमाइन हमारे को θ1, θ2 और θ3 हमें निकालने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको ट्रेन कर रहे होंगे तो वही हमारा क्या होगा, हम φ1 हम निकालेंगे अपने, ये पूरा का पूरा हम मॉडल करेंगे और इसको मॉडलिंग करने के बाद ये हुआ हमारा θ1, θ2, θ3 वेक्टर और ये हमारा बनेगा x वेक्टर क्या है हमारा φ1 x, इसके नीचे नहीं आएगा ये क्योंकि सिंगल पैरामीटर मैंने लिया है, φ2x सिंगल फीचर, φ3x, ये बन गया मेरा। तो ये है मेरा x ट्रांसपोज थीटा वेक्टर इज इक्वल टू y प्लस एरर इज इक्वल टू y। ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। तो ये हमें x ट्रांसपोज की बजाय इसको अब हम लिख देते हैं फी ट्रांसपोज x, ये हमारा बन गया। तो अब हम ऐसे ही उसको पूरे को कंप्यूट करेंगे तो हम फिर फाइनली अपना एक फी x बनाएंगे जिसमें पहले सैंपल के करस्पॉन्डिंग दूसरे तीसरे सब रोज़ में स्टैक्ड हैं, फी x बनेगा, फिर फी ट्रांसपोज x, फी x this x transpose x multiplied by theta is equal to our x transpose y वेक्टर। इस सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा थीटा पैरामीटर आएगा। अब देखते हैं कि एक जो हमारा एक ये पॉइंट है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कितनी वैल्यू से ये वाला पहला कर्व कंट्रीब्यूट करेगा। θ1 इज डिनोटिंग the contribution of first curve into its corresponding value. So y1 is equal to φ1 x1 θ1। तो θ1 बता रहा है कि अगर ये x1 है तो φ1 x1 तो फिक्स्ड है, यहाँ पर हम x1 की वैल्यू डालेंगे और ये हम φ1 x1 निकाल लेंगे। तो φ1 x1 हमारा डिटर्मिनिस्टिक है क्योंकि x1 हमारा नोन है और थीटा जब हम पैरामीटर निकाल लेंगे तो θ1 बता रहा है कि कितनी वेटेज से φ1 x1 जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो इतना यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरा कंट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरा कर्व क्या है, φ2 x1 θ2 प्लस φ3 x1 θ3 प्लस एरर। तो ये हमारे तीनों में हम x1 डालेंगे, φ1 x1, φ2 x1, φ3 x1 हम निकालेंगे। तो वो हमारे बता रहे हैं जैसे कितने वेटेज के साथ ये तीनों कर्व ऐड हो रहे हैं। तो ये हमारा है RBF कर्नल बेस्ड लीनियर रिग्रेशन। इस तरीके से फिर हम इसको अपने कर्व को फिट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, μ1 μ2 μ3, तो जब आप कर्नल रिग्रेशन बेस्ड अपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेलेक्ट करते हैं तो वो आपको चॉइस देता है कि आप कितना थीटा कितना आप सिग्मा रखेंगे, कितना स्प्रेड रखेंगे और आप उसको कितने कर्नल्स रखेंगे। तो आप वो पैरामीटर वेरी कर करके उस समय आप उसको रिग्रेशन की फिटिंग कर रहे होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि बायस वर्सेस वेरिएंस का ट्रेड ऑफ एक अलग तरह के डायग्राम को, इसको हम बोलते हैं बुल्स डायग्राम, बुल्सआई डायग्राम। तो इसमें हमारे जब हम कोई भी मॉडल बनाते हैं तो हमारे ML के मॉडल में दो चैलेंजेस आते हैं। एक हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ बायस और दूसरा हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ वेरिएंस। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सपोज़ करिए कि हमारी 4 पॉसिबिलिटी हो सकती थी। हमारा बायस लो, बायस हाई जो कि हमने इस एक्सेस पे दिखाया है, और हमारा बायस वेरिएंस लो और वेरिएंस हाई जो हमने इस एक्सेस पे दिखाया। तो अब पहले इस सिनेरियो को बिल्ड करते हैं। तो हम ये कहते हैं नॉर्मली कि जो हमारी टोटल एरर है, वो जो एरर है हमारी एरर इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स। एक है हमारा बायस स्क्वायर, दूसरा है हमारा वेरिएंस इन मॉडल फिटिंग, और तीसरा होता है हमारा सम इररिड्यूसिबल एरर जिसको हम रिड्यूस ही नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमने जब आपको वो डायग्राम दिखाया अपना स्टीपेस्ट डिसेंट का, तो उसमें एक नीचे अगर हमारा कर्व इस तरीके से गया तो ये हमारी जो एरर थी
ये हमारी इर्रिड्यूसिबल एरर है, ये हमारी इर्रिड्यूसिबल एरर है, क्योंकि ये तो स्क्वेयर्ड एरर हमारी यहाँ पर है। तो मॉडल के कारण हम कोई भी मॉडल यहाँ पर कुछ भी बनाएं लीनियर रिग्रेशन का, तो ये हमारी एरर फिर भी बैलेंस रह ही जानी है, क्योंकि हम एट मैक्स कर्व पर यहाँ आ सकते हैं। तो ये हमारी इर्रिड्यूसिबल एरर है। तो अब हमारे कई सिनेरियो, 4 सिनेरियो हो सकते हैं। बायस हाई हो सकती है, बायस लो, वेरिएंस हाई, वेरिएंस लो। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कैसे? तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, हम बनाते हैं मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, इस एक्सेस पे लेते हैं हम, और दूसरी एक्सेस पे हम लेते हैं हमारी एरर, जो हमारी एरर कैसे चल रही है। तो अब हम अगर इसको देखेंगे तो क्या है कि अब आप इमेजिन करिए, तो ये मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में हम बायस और वेरिएंस की बात करते हैं। तो अब ये सपोज़ हम समझते हैं कि हमने क्या किया कि हमने मॉडल, हमारे पास कुछ ट्रेनिंग डेटा आया, हमारे फीचर्स फिक्स थे और हमारा एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। तो सपोज़ करिए कि हमने मॉर्टेलिटी प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं, कुछ पेशेंट्स को हार्ट अटैक आया और उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि क्या ये 30 डेज़ में ही इनका डेथ हो जाएगा और वुड दे सर्वाइव। तो अब ये है 30 डे मॉर्टेलिटी प्रिडिक्शन। तो हम उनका प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि भाई उनका कितने दिन तक वो जिएंगे और कितने दिन के बाद उनका मतलब कि डेथ क्या जल्दी हो जाएगा, तो कितने दिन में डेथ हो जाएगा। तो अब ये प्रिडिक्शन की प्रॉब्लम है, अगर हम टाइम ऑफ डेथ जो इवेंट है उसको हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। तो अब हमने जब इसको इस तरीके से सेट किया, तो कुछ पेशेंट्स का हमारे पास डेटा था, तो हमने फीचर्स हमारे फिक्स थे कि हम वही फीचर्स हर बार कलेक्ट कर रहे थे कि भाई फैटी खाते हैं या ऑयली बहुत खाते हैं या नहीं खाते हैं, या उनका अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट थी तो हीमोग्लोबिन कितना था, एलडीएल कितना था, ब्लड प्रेशर कितना रहता है। तो ये सारे हमने पैरामीटर्स हर पेशेंट के लिए फिक्स कर रखे। तो कुछ हमारे पास पेशेंट्स का डेटा आया और हमने एक मॉडल बनाया, और टेस्ट डेटा हमने बिल्कुल अलग रखा हुआ है, जो कि हमारा किसी और हॉस्पिटल से कलेक्टेड है। अब हम उसके ऊपर हम उसकी एक टेस्ट के सैंपल की उस पर प्रिडिक्शन लेना चाहते हैं, और सपोज़ करिए वो जो टेस्ट सैंपल की प्रिडिक्शन है वो एग्जैक्टली इसका बुल्स आई का सेंटर है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने कुछ डेटा लिया हॉस्पिटल का, उस पे हमने अपना मॉडल बनाया और हमने टेस्ट सैंपल की प्रिडिक्शन ली, जो हमारी ये आई, जो ये होनी चाहिए। ये एक्चुअली हमारी टारगेट वैल्यू है, ये एक्चुअल हमारी वैल्यू है जो कि होनी चाहिए। तो नए पेशेंट का तो सिर्फ हमारे पास फीचर आएंगे कि भाई उसकी ब्लड टेस्ट की ये सब रिपोर्ट है, हमने एक लीनियर प्रेडिक्टर बना रखा है। अब हम कह रहे हैं कि भाई अब इसको प्रेडिक्ट करते हैं कि इसकी डेथ कितने दिन में होती है। अगर तो इट सेज कि इट्स अ वेरी लॉन्ग वैल्यू, सो दैट मीन्स कि भाई ये पेशेंट अब बिल्कुल ठीक ठाक है और ये घर जा सकता है। तो आपने ये उसकी एक्चुअल टारगेट वैल्यू है। तो लो बायस और लो वेरिएंस का क्या मतलब है कि अगर मैंने बार बार कुछ और मैंने डेटा को इकट्ठा किया या किसी और हॉस्पिटल से भी डेटा लिया, उस पर भी प्रिडिक्टर बना लिया, तीसरे हॉस्पिटल का भी डेटा लिया, उस पर भी प्रिडिक्टर बना लिया, बार बार मैंने मॉडल के काफ़ी सारे मॉडल्स बनाए, लेकिन अल्टीमेटली फीचर्स वही थे और ऑब्जेक्टिव भी वही था कि हमें प्रिडिक्ट करना था। और मैंने ये जितने भी ढेर सारे मॉडल्स थे, इन सभी से मैंने एक टेस्ट सैंपल, सिंगल फिक्स टेस्ट सैंपल की प्रिडिक्शन लेने की कोशिश की। तो अगर तो वो प्रिडिक्शन इसी तरह की आती रहीं और इसी सर्कल में आई, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि हर बार जब हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो वो टेस्ट सैंपल फिक्स्ड है, लेकिन हर अलग अलग मॉडल से हमने जब लेके प्रिडिक्शन किया तो हम कह रहे हैं कि वो ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हमारी एक्चुअल प्रिडिक्टेड वैल्यू से, वो बहुत पास है। और दूसरी बात है कि सेम टेस्ट सैंपल पे जो जितने भी हमने मॉडल लगाए वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं लो बायस है और लो वेरिएंस का मॉडल है, मॉडल बहुत अच्छा बना है। इसका मतलब जितने भी हमने फीचर्स कलेक्ट किए थे बहुत अच्छे थे, और डेटा भी इसका मतलब हमारा क्लीन था और हमारा बड़ा अच्छे से काम हो गया। अब सपोज़ करिए कि ऐसा ना हुआ। क्या हुआ कि हो सकता है हमने थोड़ी सी ओवरफिटिंग हो गई है किसी किसी मॉडल में। तो क्या हुआ, तो आपकी हो सकता है कि अब आपका हो सकता है कि जब आपने टेस्ट पे प्रिडिक्शन लिया तो टेस्ट पे प्रिडिक्शन एकदम से
बिगड़ गई है आपकी। तो टेस्ट पे प्रिडिक्शन हर मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहा है। तो अगर आपकी हाई वेरिएंस का मतलब, हाई वेरिएंस और लो बायस का मतलब क्या है कि आपकी बायस तो अभी भी लो है, तो आप यहीं कहीं हैं। ये हम आपका सेंटर में एक्चुअल वैल्यू थी, तो आपकी बायस तो अभी भी कहीं लो है, लेकिन आपका क्लाउड जो है ना वो काफ़ी स्कैटर हो गया है। अगर यहाँ पर आपका क्लाउड जो है वो बिल्कुल एक तरफ इकट्ठा हो जाता, बिल्कुल एक ही तरफ इकट्ठा हो जाता, तो आप कह रहे हो बिल्कुल अंदर है लेकिन क्लाउड एक ही जगह है, लेकिन ये क्लाउड स्कैटर हो गया। अभी भी है तो हमारा बायस तो लो है, लेकिन क्लाउड से स्कैटर हो गया, तो वेरिएंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट एरर दे रहा है। हाई बायस का मतलब क्या है और लो वेरिएंस का, कि हो सकता है सारा क्लाउड यहाँ चला गया। तो ये मेरा एक्चुअल प्रिडिक्शन था। तो सभी, हर मॉडल ने जो प्रिडिक्शन दी इट इज़ फार ऑफ, एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर है, लेकिन आपस में ये जो हर मॉडल जो इस सिंगल सैंपल पे प्रिडिक्शन दे रहा है वो काफ़ी नियर टू ईच अदर है। तो ये हमारा केस है हाई बायस और लो वेरिएंस का। और हाई बायस हाई वेरिएंस का मतलब है ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है और आपकी कहीं भी वैल्यू आ रही है। तो जब हम इसको मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी से देखते हैं तो हम कहते हैं कि जैसे जैसे मॉडल कॉम्प्लेक्स होता है तो आपकी जो बायस स्क्वायर टर्म है, ये आपकी बायस स्क्वायर टर्म है, ये नीचे आ रही है। आपकी जो मॉडल की वेरिएंस है वो आपकी ये मॉडल वेरिएंस है। जैसे जैसे आपका मॉडल कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ओवरफिट मारता जाएगा और आपकी वेरिएंस बढ़ती जाएगी, और आप कहीं पे यहाँ पर आपका ऑप्टिमम मॉडल है, ये आपका कोई ऑप्टिमम मॉडल की पोजीशन है। तो आप क्या करना चाहते हैं, ये एक इन दोनों में ट्रेड ऑफ होता है बायस और वेरिएंस में। बायस को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो आप मॉडल को कॉम्प्लेक्स बनाने लगेंगे, क्योंकि बायस का मतलब है अंडर फिटिंग, अंडर फिटिंग, और आपका वेरिएंस का, हाई वेरिएंस का मतलब है आपकी ओवर फिटिंग। तो आप इन दोनों को ही कंट्रोल करना चाहते हैं, बायस और वेरिएंस को। तो आपका कहीं ऑप्टिमम कहीं बीच में आएगा, जिसको हम कहते हैं कि वो आपको अचीव करना होता है कि आप ऑप्टिमम मॉडल पे रहें, ताकि जब आप अनसीन डेटा पे उसकी प्रिडिक्शन लें तो वो प्रिडिक्शन आपकी अच्छी जाए। अब हम देखते हैं कुछ कंसिडरेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम एक मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करते हैं। तो जनरली क्या होता है, जैसे मेडिकल में तो ये अक्सर होता है कि डेटा आपका स्मॉल होता है, इम्बैलेंस्ड होता है। इम्बैलेंस्ड का मतलब क्या है कि अगर आप क्लासिफिकेशन पे, बाइनरी क्लासिफिकेशन पे कर रहे हैं और आपकी 2 क्लासेज हैं, तो हो सकता है आपका क्लास 0 में बहुत ज़्यादा सैंपल्स हों और क्लास 1 में बहुत ही कम हो, या उल्टा भी हो सकता है कि क्लास 0 में बहुत कम हो और क्लास 1 में बहुत ज़्यादा सैंपल्स हों। तो इसको हम बोलते हैं इम्बैलेंस्ड डेटा सेट। और इसके अलावा पर्टिकुलरली मेडिकल डेटा सेट्स में तो हम कई बार ये भी कहते हैं कि मेडिकल डेटा सेट, हर डेटा जो है वो एक तरीके से सब्जेक्ट की आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन भी कैरी करता है। और इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि फिंगरप्रिंट भी होता है। जैसे कि अगर आप ईसीजी के डेटा की बात करें या ईईजी के डेटा की बात करें, तो हम इवन सब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक ईसीजी के सैंपल से। तो इसका मतलब दे ऑल्सो कैरी फिंगरप्रिंटिंग। इसलिए जब हम डेटा को स्प्लिट करते हैं, मशीन लर्निंग का मॉडल बनाने के लिए हमें ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा बनाना पड़ता है। तो जब हम डेटा को स्प्लिट करते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, तो वो हमें बड़े ध्यान से करना होता है। तो जैसे कि अभी हमने कहा मेडिकल डेटा सेट में दे आर एज इफ दे कैरी सब्जेक्ट आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये हो सकता है कि अगर आपने, ये आपका ट्रेन डेटा था, ये आपका टेस्ट डेटा था, अगर आपने ईसीजी डेटा कलेक्ट किया और हो सकता है एक पेशेंट के आपने 3 बार उसकी डेटा कलेक्ट किया है, तो अगर उसका ट्रेन में भी एक सैंपल है और टेस्ट में भी एक सैंपल है, तो हो सकता है कि वो ईसीजी का डेटा ना सीख रहा हो और उससे ना सीख रहा हो कि मुझे क्या प्रेडिक्शन देनी है, बल्कि उस सब्जेक्ट की क्या प्रेडिक्शन है उस सब्जेक्ट को याद कर ले। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब हम फोल्ड बनाते हैं, डेटा के फोल्ड बनाते हैं ट्रेन और टेस्ट के, तो एक सब्जेक्ट का डेटा, सब्जेक्ट 1 के सारे सैंपल यहीं होंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4। तो आपके सब्जेक्ट लेवल पर आप फोल्ड बनाते हैं। मेक फोल्ड्स एट सब्जेक्ट लेवल। So one subject data goes in only one fold. Data goes
इन ओनली ईदर ट्रेन और टेस्ट। दोनों में नहीं होगा। अगर 3 बार लिया या 10 बार लिया तो या तो आप इस सब्जेक्ट के सारे सैंपल्स को ट्रेन में डालोगे या आप इसके टेस्ट में डालोगे। तो हो सकता है एक पेशेंट आपका एक बार आया, ईसीजी कराया, फिर 10 दिन बाद फिर आपने ईसीजी कर लिया, फिर 1 महीने बाद फिर ईसीजी कर लिया, तो इसके अब आपने 3 सैंपल्स कलेक्ट करनी है। तो या तो उन तीनों को ट्रेन में डालोगे या तीनों को टेस्ट में डालोगे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि आप एक बार के सैंपल को ट्रेन में डाल दिया या 2 बार के ट्रेन में डाल दिया और एक को टेस्ट में डाल दिया। ऐसा नहीं करेंगे। तो एक सब्जेक्ट की सारा डेटा एक ही तरफ होगा। जब हम 5-फोल्ड वैलिडेशन करते हैं तो अगर हमारा डेटा छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन करते हैं। ये हमने एक सबसे शुरू के उस लेक्चर में भी बात किया था, क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन। अगर डेटा आपका थोड़ा है तो आप क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन करेंगे। तो जैसे सपोज़ करिए कि हमने 5-फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन किया तो हम 5 फोल्ड बनाएंगे। ये अगर आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन था तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में आपका क्लास 0 है और आपका क्लास 1 है, ठीक है। तो इनके दोनों के आपने 5 फोल्ड बनाने हैं और अब भी आपका एक सब्जेक्ट का जो डेटा है वो एक ही फोल्ड में जाएगा। ये अगर आपका F0, F1, F2, F3, F4 ये 5 फोल्ड हैं तो एक सब्जेक्ट का डेटा एक ही फोल्ड में जाएगा, या आप F0 में रखेंगे या F1 में या F2 में या F3 में या F4 में। इस तरीके से आप उसका, और क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन में हम क्या करते हैं, एक बार हम इस पे पूरे पे ट्रेन करेंगे और इस फोल्ड पे हम टेस्ट करेंगे। फिर हम, तो अब हमारा ये वाला जो डेटा है ये एक तरीके से अनसीन डेटा की तरह हो गया। इसके रिजल्ट्स हम इस डेटा पे हम रिजल्ट्स स्टोर कर लेंगे कि कितने हमारे करेक्ट प्रेडिक्शन गए, कितने रॉन्ग प्रेडिक्शंस गए। दूसरी बार हम क्या करेंगे, F0, F1, F2 और F3 का एक बार डेटा लिया और F4 पे प्रेडिक्शन किया। फिर हम करेंगे F0, F1, F2, F4 और हम प्रेडिक्शन करेंगे F3 पे। इस तरीके से अभी हम और देखते हैं और क्या करेंगे हम, F0, F1, F3, F4, अब की बार हम F2 पे प्रेडिक्शन करेंगे, फिर F0, F2, F3, F4, अब हम F1 पे प्रेडिक्शन करेंगे, फिर लेंगे F1, F2, F3, F4 और हम F0 पे प्रेडिक्शन करेंगे। तो एक तरीके से हमने हर डेटा पे, क्योंकि टोटल ये सारे फोल्ड मिल के हमारा टोटल डेटा बना रहा है, तो एक तरीके से हर सैंपल एक बार हमारा टेस्ट डेटा बन गया। तो अगर डेटा थोड़ा है तो हम उसी डेटा को टेस्ट बना लेते हैं, उसी को ट्रेन बना लेते हैं, लेकिन जब भी हम किसी भी डेटा पॉइंट पे टेस्टिंग लेते हैं तब हम उसको ट्रेनिंग के लिए उस मॉडल में यूज़ नहीं करते। तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसमें हम लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन भी करते हैं। तो जब हमारा डेटा बहुत ही थोड़ा होता है तो हम लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन का मतलब है कि सारा डेटा को, अगर आपके पास 100 सैंपल्स थे तो 99 पे आपने ट्रेन किया और 100 पे आपने प्रेडिक्शन लिया। फिर आपने इस सैंपल को अंदर डाल दिया और फिर कोई और सैंपल अलग किया, 99 पे ट्रेन किया और 100 पे प्रेडिक्शन किया। लेकिन जब आप फाइनल रिजल्ट कोट करते हो तो ये पूरे डेटा पे जो आपका रिजल्ट आया उसको टोटल को ऐड करके और फिर आप रिजल्ट डिक्लेयर करते हो। इम्बैलेंस डेटा सेट्स के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम मेजॉरिटी क्लास जिसके बहुत ज़्यादा सैंपल्स हैं उसको अंडर सैंपल करते हैं, कई बार माइनॉरिटी क्लास को ओवर सैंपल करते हैं, या हम रीसैम्पलिंग के मेथड्स उठाते हैं। तो इस तरीके से हम इम्बैलेंस डेटा सेट्स को भी हैंडल करते हैं। या फिर हम जिस क्लास के सैंपल्स कम हैं उसकी एरर को ज़्यादा वेट दे देते हैं जब हम टोटल एरर कंप्यूट करते हैं। तो एक तरीके से अगर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम वेटेड लीनियर रिग्रेशन की बात कर सकते हैं, जिसमें कि हर सैंपल की एरर को अलग वेट मिला हुआ है डिपेंडिंग ऑन कि उसके कितने सैंपल्स हैं। तो मेडिकल डेटा सेट्स ये हमने डील कर लिया। प्रैक्टिकल टिप्स क्या होती हैं, आपको हमेशा अपना डेटा ध्यान से देखना चाहिए। अगर आप इमेजेस पे काम कर रहे हैं तो एक बार सारी इमेजेस को चाहे थंबनेल्स में ही देखिए, लेकिन एक बार देखिए ज़रूर कि आपकी इमेजेस ठीक हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इमेज की क्वालिटी बेकार है या उस बिल्कुल ही ख़राब है, वो इमेज हमारे ट्रेनिंग डेटा में या टेस्ट डेटा में नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ECG का डेटा,
ये बेसिकली डिफरेंट सेंसर जो हम लगा के तब कलेक्ट करते हैं। हो सकता है कि कोई सेंसर चिपका ही ना हो, वो गिर गया हो, तो उसका डेटा ही ना हो, तो वो डेटा ही पूरा का पूरा करप्ट हो गया हो सकता है पेशेंट बहुत ज़्यादा हिल गया हो, तो इसलिए डेटा ठीक ना आया हो। तो अगर आप उसको सिंपली प्लॉट करके देख लें एक बार, तो आप पाएंगे आपको डेटा में कौन से सैंपल्स ख़राब हैं, कौन से अच्छे हैं, आप विजुअली भी कनेक्ट कर पाएंगे। और कई बार डेटा को देखने से भी आपको पता लगता है कि किस तरह का मॉडल आपका बहुत अच्छा इस पे चलेगा। तो डेटा को ध्यान से क्यूरेट किया जाता है। अगर आप अपना डेटा खुद ही बनाए हैं तो उसे क्लीनिंग प्रॉपरली कीजिए, उसके सारे सैंपल्स को स्कैन थ्रू कीजिए, जो सैंपल्स ख़राब हैं उनको हटाइए, जो सैंपल्स में हो सकता है कि आपने पेशेंट्स का डेटा इकट्ठा किया और उनके लैब के फीचर्स इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन कुछ सैंपल्स में वैल्यूज़ ही गायब हैं। हो सकता है हीमोग्लोबिन का उसका रिज़ल्ट उसने टेस्ट ही ना कराया हो, तो उसकी वैल्यू ही नहीं है, तो वो मिसिंग वैल्यू है। तो मिसिंग वैल्यूज़ भी इम्प्यूट की जाती हैं। लेकिन सपोज़ करिए कि आपने मिसिंग वैल्यूज़ कहा कि ना मेरी मिसिंग वैल्यूज़ हैं और मैं मीन से उनको रिप्लेस कर देता हूँ और जितने भी बचे हुए सैंपल्स का जो वैल्यूज़ अवेलेबल हैं उनके मीन से हम रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपकी मिसिंग वैल्यू तो हीमोग्लोबिन थी। हो सकता है कि अब आप जब उसके मीन से रिप्लेस करें तो हीमोग्लोबिन बहुत ही कम हो जाए, जो कि मीन थोड़ा-सा हो सकता है स्लाइटली कम था और आपका वैल्यू बिल्कुल गलत हो जाए, क्योंकि वो उसकी हो सकता है नॉर्मल रेंज से बाहर चला जाए। तो जब आप मिसिंग वैल्यू भी क्यूरेट करते हैं, तो भी आप एप्लीकेशन डोमेन को ध्यान में रखते हुए मिसिंग वैल्यूज़ को क्यूरेट करते हैं। डीनॉइज़ भी करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपने ईसीजी का डेटा या ईईजी का डेटा उठाया और वो काफ़ी नॉइज़ी था। उस सिनेरियो में आपको डीनॉइज़िंग के भी कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं और यह आप देख सकते हैं आपके एप्लीकेशन में कौन सा चलेगा, तो आप डीनॉइज़िंग भी करते हैं। कई बार हम मशीन लर्निंग में बात करते हैं लेबल नॉइज़ की। नाउ लेबल नॉइज़ एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है कि हमने डेटा कलेक्ट किया और हमने उसको सपोज़ करिए बाइनरी क्लासिफिकेशन का कलेक्ट किया और हमने उसे क्लास 0 में डाल दिया। लेकिन एक्चुअली वो डेटा सैंपल क्लास 1 को बिलॉन्ग करता था। तो इसका मतलब है अब हमने डेटा पे ही क्लास लेबल गलत डाला है। तो उसका हमारा मॉडल अच्छा कैसे बनेगा? लेकिन वो हो सकता है कि बहुत थोड़े सैंपल्स थे, 99% सैंपल्स ठीक थे, 1% सैंपल्स थे जिनमें इस तरह की लेबल नॉइज़ थी। लेकिन क्योंकि डेटा हमारे लिए प्रीशियस होता है, हम डेटा कई बार मेडिकल में तो डेटा ही बहुत कम होता है, तो वी डोंट वांट टू लूज़ द डेटा। तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम लेबल नॉइज़ को भी हैंडल करते हैं। अब आजकल एडवांस आर्किटेक्चर्स आ रहे हैं जिनमें आप उसी के अंदर जब आप ट्रेनिंग और टेस्टिंग कर रहे हो, तो ट्रेनिंग के समय ही आप कुछ सैंपल्स के लेबल्स को फ्लिप करने लगते हो और कहते हो कि लेकिन अगर आपको पता है कि डेटा सेट में आपके लेबल नॉइज़ है, तो हम क्या कहते हैं कि आपको ग्राउंड ट्रुथ अपना एक्चुअल डेटा बहुत ही केयरफुली बनाना चाहिए और उस पे एनोटेशन बहुत ही केयरफुली करने चाहिए। तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कैगल वगैरह, तो कैगल वगैरह के प्लेटफॉर्म्स पे आप देखेंगे जब लोग डेटा डालते हैं, नॉर्मली डेटा को क्यूरेट करके डाला जाता है। तो मॉडल बिल्ड करते समय हमें क्या देखना चाहिए? ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखना चाहिए। स्मॉल डेटा है तो स्प्लिट एंड ट्रेन विद कॉशन, जैसे कि मैंने बताया। अगर मेडिकल डेटा सेट है तो कई बार फिंगरप्रिंट भी कैरी करता है। अगर आप थोड़ा डेटा है तो आप क्या करेंगे? 5 फोल्ड स्प्लिट करेंगे। और अगर आप कोई मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो अगर आपने 5 फोल्ड स्प्लिट किया है, 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन कर रहे हैं, तो जो भी आपका सिंगल एक क्लासिफायर 4 फोल्ड्स पे बन रहा है, आप उसके हाइपर पैरामीटर कायदे से ट्यून कीजिए, उनको ध्यान से देखिए। पर्टिकुलरली डीप लर्निंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके जो जितने भी लर्निंग रेट हैं, नंबर ऑफ़ लेयर्स हैं, वो हाइपर पैरामीटर आपको ऑप्टिमली ट्रेन करने चाहिए, क्योंकि हर ट्रेनिंग फोल्ड का डेटा अलग हो गया है और उस डेटा पे बेस्ट फिट मॉडल ही आपको बनाना है। आपको सब ऑप्टिमल मॉडल नहीं बनाना है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक फोल्ड पे जो हाइपर पैरामीटर आए, आपको वही बाकी फोल्ड के क्लासिफायर्स पे भी रखने हैं। आप उनको कायदे से ट्रेन कीजिए। तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग
बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम दो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, पैरामीटर लर्निंग की बात करते हैं, जो पैरामीटर हमारे लर्न होते हैं। जैसे हमने रिग्रेशन में देखा थीटा 0, थीटा 1, थीटा 2 ये हमारे पैरामीटर्स थे। और जब हमने रेगुलराइज रिग्रेशन किया तो हमारा लेम्डा जो हमने इंट्रोड्यूस किया वो हमारा हाइपर पैरामीटर था। तो हाइपर पैरामीटर को हम अपने आप अपफ्रंट मॉडल जिस समय ट्रेनिंग लगाने से पहले हम उसको चुन लेते हैं, और पैरामीटर को हम लर्न करते हैं यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा एंड द मॉडल। विजुअलाइजेशन भी डेटा की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उसके लिए TSNE और UMAP प्लॉट्स देखे जाते हैं। ये हम थोड़ा सा बाद में जब आएंगे तब हम दोबारा इन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ओवर सैम्पलिंग, अंडर सैम्पलिंग, वेटेड कॉस्ट फंक्शन किस समय यूज़ करेंगे? हमने कहा जब हमारा अनबैलेंस्ड डेटा सेट है। अनबैलेंस्ड डेटा सेट की प्रॉब्लम को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा, आप कहेंगे हो सकता है आपका मेजॉरिटी क्लास बहुत ज़्यादा है और एक क्लास के सैम्पल्स आपके जो हैं वो 70% हैं, दूसरी क्लास के आपके सैम्पल्स 30% हैं। ये सपोज़ करिए आपकी क्लास 0 थी और ये आपकी क्लास 1 थी। आपने कहा भाई मेरी एक्यूरेसी तो 70% आ रही है, सो द रैंडम गेस क्या है 50%, बट माई एक्यूरेसी इज़ 70%। तो ये भी हो सकता है ना कि ये सारे ही सैंपल जो हैं, हर एक सैंपल को क्लास 1 में डाल दे तब भी आपकी 70% एक्यूरेसी आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अनबैलेंस्ड डेटा सेट को आपको बड़े ध्यान से बनाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ वो आपको ट्रेनिंग के समय मिसलीडिंग रिजल्ट्स दे रहा होगा और आपको लग रहा होगा आपका मॉडल बन गया, लेकिन जब उसे टेस्ट पे लगाएंगे तो वो टोटली फेल हो जाएगा। तो इस मॉड्यूल में हमने क्या सीखा? हमने कर्नल लीनियर रिग्रेशन को समझा, हमने ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग का कॉन्सेप्ट देखा, बायस और वेरिएंस का कॉन्सेप्ट देखा, और हमने कुछ कंसिडरेशन समझे जबकि हमें ध्यान रखने होते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ एन ML मॉडल। तो चलिए अब हम अगले मॉड्यूल में मिलेंगे।